ओके, स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज है, वो मूव हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ठीक है, कोई चार्ज पार्टिकल, वो चार्ज पार्टिकल अगर मूव हो रहा है देन उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना है, वो हम इस टॉपिक में जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने प्लेन ले लिया, आपको दिख रहे होंगे दो वर्ड, दो प्लेन से। एक प्लेन ये रहा, येलो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं। जैसे हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया इस तरह से। सो दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया है हमने। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसकी ये डायरेक्शन जो है इस तरह से है, ये इस डायरेक्शन में। तो ये तो डायरेक्शन हमने ले ली मैग्नेटिक फील्ड की। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स की ये डायरेक्शन है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स को हम लिखा रिप्रेजेंट कर देते हैं एफ से। ठीक है, और जो ये मोशन कर रहा है, इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है, इसमें इस तरह से v वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आ रही है आपको बात। ये हो गई आपके, वन सेकेंड, डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं अपन पहले। ठीक है, एक्सिसेस डिफाइन कर लेते हैं इसे। इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो देख लो पहले, एक्सिसेस डिफाइन कर देते हैं। एक्सिसेस में जैसे लेट्स से दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया, एंड दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो अब देखो क्लियरली समझने की कोशिश करना। देयर इज अ चार्ज पार्टिकल क्यू है, जैसे क्यू चार्ज का पार्टिकल है, एंड दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी v। ठीक है, मूविंग विद द वेलोसिटी v विद एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्यू चार्ज कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, और वो थीटा एंगल पर जा रहा है इस तरह से। थीटा एंगल पर उसकी थीटा एंगल बना रखा है उसने फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। then this charge particle will experience the force। ठीक है, this charge particle will experience the force, and that force is called magnetic force। जो वो force होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, magnetic force कहेंगे। टोटल बात ये है कि when a charge particle moves in a magnetic field, when a charge particle moves in a magnetic field, then it experiences a force, and that force is called magnetic force। okay, समझ में आई बात आपको। ये डायरेक्शन हाँ है सर। फोर्स की। हाँ, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं फोर्स की, वो अभी हम आगे जाके आपको रूल सिखा देंगे। हियर यू अंडरस्टैंड दैट whenever a charge particle moves in a magnetic field, then it will experience the force, and that force is called magnetic force। first thing तो आपको ये ध्यान रखनी है। now let's write here that when a charge particle, when a charge particle moves in a, when a charge particle moves in a magnetic field, moves in a magnetic field. Okay, when a charge particle moves in a magnetic field, then it then it experiences, then it experiences the force। ठीक है, देन इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स। अब ये फोर्स क्यों आ रहा है, ये आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसलिए जो फोर्स है क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है। सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, एंड and this force is and this force is, ये जो फोर्स होता है, this force is, now first thing is that this force is, first point is, this force is proportional to, this force is proportional to magnetic field। ठीक है भाई, और I can say that this force is proportional to magnitude of
मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. So the let the force is F, so this F is proportional to B. First thing, first equation. Second thing is this force is proportional to सर this. वेलोसिटी कह सकते हैं क्या? 1 second. This force is proportional to the charge. जो charge है उसके proportional होगा, proportional to the charge. So this F is proportional to Q आ जाएगा, है ना. And third point is again sentence हो, this force is proportional to the, this force is proportional to the component of velocity, perpendicular to मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाले मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है, ये कंपोनेंट आएगा. और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एंगल से दूर वाला क्या आता है, साइन थीटा. सो दिस कंपोनेंट इज हाउ मच, यस सर. v sin theta. So this F is also proportional to v sin theta. So we have this second equation and we have this third equation. Okay, the thing is that whenever the charge particle moves in a magnetic field, then that charge particle will experiences the force, and this force is directly proportional to the magnetic field and directly proportional to the charge and directly proportional to the component of velocity which is perpendicular to the magnetic field. ठीक है, तो तीन आपके पास 1 2 3 3 equations आपके पास आ गई. Now if we combine all these three equations, ठीक है, or I can write that by equations 1 2 and 3, है ना. ये तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर देंगे, तो यू विल गेट F प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा. ओके, और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K कर दिया, देन इट विल बी QVB साइन थीटा. ओके, हियर व्हाट इज K? K is a proportionality constant. What is K? K is a proportionality constant. Okay, and the value of this proportionality constant will be taken as 1. इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं अपन, 1 लेते हैं. So finally you will get a equation F is equal to QVB sin theta. Okay, this is your final equation, and this is the equation for the magnetic force. This is the magnitude of magnetic force which a charged particle experiences when it moves in a magnetic field. ठीक है, और इसको हम इक्वेशन ऐसे कर देते हैं, फोर्थ इक्वेशन कर देते हैं. ठीक है, तो कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो फोर्स लगेगा उसके ऊपर, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा. ओके, नाउ यू कैन राइट दिस इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म आल्सो. जैसे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इन वेक्टर फॉर्म, सो इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट दैट F इज इक्वल टू Q, ओके, देन VB साइन थीटा. तो साइन थीटा आ रहा है, तो ये क्या हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, तो आई कैन राइट दैट F वेक्टर इज इक्वल टू Q, देन V वेक्टर एंड क्रॉस B वेक्टर. ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर. तो वेक्टर में आप इसको कैसे लिख दोगे, फिफ्थ इक्वेशन, F इज इक्वल टू QV क्रॉस B. ओके, और यू कैन राइट F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा. समझ में आया, ठीक है. सो दिस इज द यस फोर्स सर. विच अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस व्हेन इट मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड. नाउ लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू दिस फार्मूला. जो फार्मूला आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हम देख लेते हैं, और आई कैन राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं अपन इसमें.
सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट लेते हैं कि if v is equal to 0, if v is equal to 0 then what, then b is equal to also 0. अगर जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाए, वेलोसिटी हाँ सर। जीरो होने का मतलब है इफ v इज इक्वल टू जीरो देन b इज इक्वल टू जीरो, आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। और क्या होगा, उस पर कोई फोर्स भी नहीं लगेगा, है ना। और आई कैन हाँ से सर। दैट जब भी चार्ज पे, सीधी सीधी बात है, अपन ऑलरेडी स्टडी करके आए हैं कि जैसे चार्ज पार्टिकल फ्लो होंगे, तो चार्ज पार्टिकल फ्लो होंगे तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो उसी की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ऑलरेडी स्टडी करके अपन आए ना। अगर स्टैटिक है, वो रुका हुआ है, चार्ज पार्टिकल रुका हुआ है, तो उसके अराउंड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। समझ में आया, इसका मतलब ये है कि इसमें जो आप स्टेटमेंट अपन कर सकते हैं, स्टेटमेंट ये लिख सकते हैं कि भाई इफ अ चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी, ठीक है, देन इट और इट डज नॉट एक्सपीरियंसेस एनी फोर्स। ये भी सही बात है, देखो अगर चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है, तो चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी तो कोई करंट भी फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। और दूसरी बात यह है कि इफ दिस वेलोसिटी इज जीरो, अगर इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में अगर वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है तो हम अभी फोर्स की बात करें कि भाई फोर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये तो है ही सही कि भाई मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं होगी, पर साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इफ आई पुट v इज इक्वल टू जीरो हियर। सो आई कैन राइट दैट व्हेन अ तो चार्ज, वहां तो कुछ भी जीरो हो जाएगा, तो सभी जीरो हो जाएगा। हाँ वही तो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, when a charge particle is stationary, ठीक है, क्योंकि अभी तो हम फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। when a charge particle is stationary, it does not experiences, it does not experiences any force, ठीक है, उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा if a particle is in rest. Now let's see the second point, b point. if theta is equal to 0 degree or 180 degree, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन तो यहाँ साइन जीरो रखोगे तो भी जीरो हो जाएगा, और 180 डिग्री रखोगे तो भी जीरो हो जाएगा, यानी कि एफ इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो 0 डिग्री या 180 डिग्री का मतलब क्या है, 0 डिग्री 180 डिग्री का मतलब है कि इफ अ चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, इन बोथ द केसेस द फोर्स इज जीरो। समझ में आया ना। अगर ये थीटा की वैल्यू जीरो कर दी जाए तो ये इसके साथ चलेगा पैरेलल में, और अगर थीटा 180 डिग्री के करा जाए तो इसके एंटी पैरेलल चला जाएगा। तो चाहे जो चार्ज पार्टिकल है वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जाए या एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जाए, इन बोथ द केसेस जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। कैसे पता चला, आप यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो या 180 डिग्री पुट कर देना, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि when a charge particle when a charge particle moves when a charge particle moves parallel और एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, then it does not experience, okay, it does not experience any force, ठीक है, it does not experience any force, ठीक है। ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्लियर है एकदम, है ना। थर्ड पॉइंट लेते हैं अपन, सी पॉइंट। सी पॉइंट में करते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू क्यू 90 वी डिग्री बी। का मतलब है कि अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। समझ रहे हो बात को, अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो मैक्सिमम। मैग्नेटिक, हाँ मैक्सिमम फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन व्हाट हैपेंस, एफ मैक्सिमम हो जाएगा, और एफ मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी क्यू वी बी। कितनी आ जाएगी, क्यू वी बी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि when charge particle when charge particle moves when charge particle moves perpendicular, ठीक है, when charge particle moves perpendicular perpendicular
टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, देन it will experiences then it will experiences then it will experiences maximum force, ठीक है। तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो समझ में आई बात, एक बार और समराइज कर देता हूँ, दोबारा समराइज कर देता हूँ आपको। हमने ये स्टार्टिंग किया है कि भाई व्हेनेवर अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, और वो जो फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है उस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है बाय एक्सपेरिमेंट, दीज जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं, दीज पॉइंट्स आर बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो बाय एक्सपेरिमेंट जो वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है चार्ज पार्टिकल, वो फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, उस चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, और वो वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको अपन ने जब कंबाइन करा तो आपके पास आ गया F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, और इनको जब आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, F इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, यहां से आप देखें कि हमने वेक्टर पढ़ा है, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा है ना आपने क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप जब करते हैं, जैसे कि यहाँ पर वेक्टर v है, वेलोसिटी वेक्टर है, और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, तो इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकाले जाएंगे तो वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कहाँ होगी, यानी v क्रॉस b करोगे तो उसका रिजल्टेंट कौन आ रहा है, f आ रहा है। तो आपने सुना है ना, राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया था ना मैंने वेक्टर के लिए आपको, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, हाँ सर। है ना। तो हाँ हम क्या सर। करेंगे, अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे v से b की तरफ। देखो आप यहाँ पर, आप अपनी फिंगर्स को कैसे रोटेट करोगे, v से b की तरफ। तो जो थंब होगा, थंब क्या डायरेक्शन शो करेगा, फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा। यहाँ पे फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन आपको निकालनी है ना अगर, तो हाँ थंब सर। क्या करेगा, फोर्स। और एक और बात थी कि देखो आप v और b जिस प्लेन में, जो ब्लू कलर से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये जो प्लेन है जिसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करा है, इसको जैसे मैं 1 कर दूं और इस प्लेन को 2 कर दूं, ठीक है। तो v और b जिस प्लेन में है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो होती है वो डायरेक्शन होती है क्रॉस प्रोडक्ट की। तो v क्रॉस b जब करोगे तो f की डायरेक्शन क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी इनके, ठीक है। समझ में आया, है ना, पढ़ा था ना, हाँ राइट सर। हैंड रूल मैंने पढ़ाया था आपको। हाँ सर। तो ऐसे भी आप एफ की डायरेक्शन दे सकते हो, अदरवाइज रूल्स तो अभी है ही, मैं सिखाऊंगा। तो अब उसके बाद अपन ने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये था कि इफ द चार्ज पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी है, वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, यानी कि वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंसेस नहीं करेगा अगर स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है तो। वहीं पर ही अगर वो चार्ज पार्टिकल जो है पैरेलल या एंटी पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, तो भी वो कोई एक फोर्स एक्सपीरियंसेस नहीं करेगा। वो कितना हो जाएगा, एंगल क्या है, 0 डिग्री 180 डिग्री, आप पुट करके देखो तो एफ जीरो आ जाएगा। ऐसे ही अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में वो मैक्सिमम फोर्स जो है वो एक्सपीरियंसेस करेगा, और वो मैक्सिमम फोर्स जो है उसकी वैल्यू होगी क्यूवीबी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। हाँ आगे सर। चलें इसमें। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट यहां से क्या है अपने पास, नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का अभी फॉर्मूला आ गया, ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे देंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला है एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एफ इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब इस क्यू वी बी साइन थीटा में अगर मैं बी निकालना चाहूं, तो बी इजिकल टू क्या आ जाएगा, एफ एफ डिवाइड बाय क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। अब ये कहें कि भाई इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लें, देन आपके पास बी इज इक्वल टू आ जाएगा एफ डिवाइड बाय क्यू वी आ जाएगा इसमें, ठीक है। नाउ लेट्स से इफ क्यू इज इक्वल टू 1, ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 1 ले लें, ठीक है, या 1 कूलाम से लिख देता हूं मैं। इफ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलाम, ठीक है, v इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। देन B इज इक्वल टू F आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। अगर मैं Q इज इक्वल टू, या सिंपली आप विदाउट यूनिट भी रखें, अगर मैं ये कहूं कि भाई Q इज इक्वल टू 1 यूनिट है और V इज इक्वल टू भी 1 यूनिट है, ठीक है, यानी जो चार्ज है वो 1 यूनिट का चार्ज है और वेलोसिटी भी क्या है, 1 यूनिट है। तो देन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज पार्टिकल, वो फोर्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट ऐसे आप स्टेटमेंट बना सकते हो इसमें, देखो, द मैग्नेटिक फील्ड the magnetic field at a point defined as the force experienced by, ठीक है, the force experienced by unit charge particle when it moves, ठीक है, when it moves with unit velocity, perpendicular to the direction of magnetic field, ऐसे आप यू कैन डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड बाय दिस वे, ठीक है, फ्रॉम द फॉर्मूला F इजिकल टू क्यू वी साइन थीटा। देखो, आप Q इजिकल टू 1 यूनिट कर दो और V इजिकल टू भी 1 यूनिट ले लेते हैं अपन, यानी यूनिट चार्ज यूनिट वेलोसिटी से चल रहा है और वो वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो फोर्स वो जो एक्सपीरियंस करेगा, दैट फोर्स विल बी equal to magnetic field. Okay, ठीक है। Now by using the formula, you can also identify, or you can also find out the SI unit and the dimensional equation for the magnetic field. Okay, so let's take this topic, that SI unit and dimensional equation of magnetic field, ठीक है। इसी से फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट करते हैं कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड व्हाट इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहाँ से देखो B इज इक्वल टू, अपन क्या कर सकते हैं, B इज इक्वल टू आ जाएगा F डिवाइड बाय क्यू वी साइन थीटा। ठीक है, नाउ फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट एसआई यूनिट ऑफ B, यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये जो क्वांटिटी है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ठीक है, आपको पता ही है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। चार्ज जो है उसकी यूनिट कूलाम होती है, कूलाम हो जाएगी। और इनटू वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर जो साइन थीटा है वो क्या, यूनिटलेस है ना। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये तो न्यूटन आ गया आपके पास, न्यूटन। और देखो ये कर दिया अपन ने कूलाम अपॉन सेकंड, कूलाम अपॉन सेकंड इंटू कर दिया मीटर। तो मुझे ये बताओ कूलाम अपॉन सेकंड क्या होता है, कूलाम अपॉन सेकंड क्या होता है, क्यू आई इजिकल टू आई, एम्पियर होता है ना, क्योंकि आई इजिकल टू क्यू बाई टी होता है ना, कूलाम अपॉन सेकंड, तो वो क्या होता है, एम्पियर। तो ये एम्पियर आ जाएगा ए, और ये हो जाएगा मीटर। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की, क्योंकि न्यूटन डिवाइड बाय एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन डिवाइड बाय एम्पियर इंटू मीटर। और ये जो यूनिट है, यानी कि 1, ये ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, 1 न्यूटन डिवाइड बाय एम्पियर इंटू मीटर, ये किसके बराबर होती है, 1
टेस्ला के। सो टेस्ला इज अ एसआई, जैसे अपन किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, नहीं बोलते? ऐसे ही यहाँ पर 1 न्यूटन डिवाइड बाय एम्पियर इंटू मीटर, ये क्या होता है, टेस्ला होता है। तो ध्यान रखना कल को कन्वर्जन भी करना पड़ जाए तो ये ध्यान रखना, क्योंकि आप न्यूटन मीटर इनका इजीली कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। सो 1 न्यूटन डिवाइड बाय एम्पियर इंटू मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, हाउ मच, इट इज इक्वल टू 1 टेस्ला, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल इक्वेशन निकालते हैं। तो देखो आपने एसआई यूनिट तो फाइंड आउट कर ही ली कि एसआई यूनिट ऑफ बी क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ बी। तो एसआई यूनिट ऑफ बी हो गया न्यूटन डिवाइड बाय एम्पियर इंटू मीटर। अब ये ध्यान रखना भाई कि डायमेंशनल इक्वेशन जब भी निकल सकती है जब ये जितनी भी यूनिट्स है उनको किस में बदला जाए, फंडामेंटल यूनिट्स में। तो यहाँ पर एम्पियर तो फंडामेंटल यूनिट है, मीटर भी फंडामेंटल यूनिट है, पर न्यूटन जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो न्यूटन को आप क्या लिख सकते हो, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर, समझ में आया। और 1 डिवाइड बाय एम्पियर इंटू मीटर तो ऑलरेडी आपके पास था ही, इस मीटर से मीटर कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद आपके पास क्या आएगा, किलोग्राम रेस टू पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। मीटर रेस टू पावर 0, मीटर तो है ही नहीं, 0 हो गया। देन यहाँ पर सेकेंड रेस टू पावर -2 आ जाएगा, और एम्पियर रेस टू पावर -1, ठीक है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की हमको क्या मिल जाएगी, डायमेंशनल इक्वेशन मिल जाएगी। किलोग्राम के लिए क्या कर देंगे, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर -2, ठीक है, एंड a रेस टू पावर -1। समझ में आया। सो दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशनल इक्वेशन क्या आती है, m रेस टू पावर 1, t रेस टू पावर -2 एंड a रेस टू पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर द मैग्नेटिक Yes, फील्ड। sir. यहाँ तक आया समझ में, क्लियर है बात, ठीक है। हाँ अब सर. देखो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, अब ये तो हम समझ गए कि भाई जब चार्ज पार्टिकल जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उसका रूल देखते हैं अपन, ठीक है। सो लेट्स राइट द नेक्स्ट टॉपिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ force experienced by a charge particle, ठीक है, experienced by a charge particle moving in मैग्नेटिक फील्ड। बी से किसको बताते हैं भाई, मैग्नेटिक फील्ड को बताते हैं। तो हमें सर, रूल देखने, सर कभी 2 वेक्टर की जगह 3 आ जाएंगे तो फिर कैसे यूज होगा वो राइट हैंड थंब, फिर तो हो ही नहीं पाएगा. नहीं नहीं होगा नहीं ना केस ऐसा। जो आपने जो क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट अपने निकले हुए हैं, वो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट तो 2 वेक्टर्स के लिए ही निकाले हुए हैं ना। तो या तो अपन हाँ उनका सर. रिजल्टेंट फाइंड आउट, मान लो 3 आ गए तो आपको रिजल्टेंट निकाल के उनको 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी तक तो ऐसा कोई केस अपना बना ही नहीं है ना, 2 ही आ रहे हैं, वी क्रॉस बी आया है यहाँ होता पर, तो होगा ना ठीक है। सर. हाँ होता है ना, तो उसमें आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, किन्हीं 2 का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा फिर आपको, और वो रिजल्टेंट का और फिर जो एक वेक्टर बचेगा फिर उनके बीच का आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना। Yes, sir. तो रूल जो है बहुत फेमस रूल है, बहुत फेमस है, आपको याद रखना है। फर्स्ट रूल जो है वो फर्स्ट रूल को बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। पहला जो रूल है बहुत काम आते हैं, है ना, ये ज्यादातर यही वाला काम आएगा, तो ये ध्यान रखना फ्लेमिंग, और यही फेमस भी है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो रूल तो मैं दोनों बता दूंगा आपको, पर मोस्टली जो इंपॉर्टेंट रूल है वो यही वाला है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला। तो वापस से वही बात आती है जो मैं आपको हर बार हर लेक्चर में बताता हूँ कि जब भी ये रूल्स आप देखो, जो भी आप टॉपिक स्टडी कर रहे हो उससे एसोसिएटेड रूल्स आ रहे हैं, तो आप जब भी इनको बनाओ, याद रखो, लर्न करो, तो आप भी इस तरह से लर्न करना किस लिए रूल लगा रहे हैं, किसकी डायरेक्शन पता करने के लिए लगा रहे हैं, और कौन से सेगमेंट में आप पढ़ रहे हो। जैसे यहाँ पर आप कहोगे भाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ रहे हैं, तो किस लिए पढ़ रहे हैं हम, कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उसमें फोर्स लगेगा, उस फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है हमको।
ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है आपको, आपकी लेफ्ट हैंड में जो थंब है, फोर फिंगर है और सेंटर फिंगर है, उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। स्टेटमेंट तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वहां स्टेटमेंट पढ़ लेना, मैं यहाँ सिर्फ समझा रहा हूँ आपको कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते कैसे। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या करना है आपको, आपका जो लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड की थंब, फोर फिंगर और जो सेंट्रल फिंगर है उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लेना है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स जो वो एक्सपीरियंस करेगा वो जब भी एक्सपीरियंस करेगा जब वो परपेंडिकुलर है ये सब। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड और जो चार्ज पार्टिकल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। उस केस में जो है मैक्सिमम फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा वो चार्ज पार्टिकल। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट टू राइट होगी कि राइट टू लेफ्ट होगी? कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या तो होगी? राइट टू लेफ्ट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट होगी। कैसे राइट टू लेफ्ट होगी भाई? सर अ- इलेक्ट्रॉन उल्टा घूमता है इसलिए। तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी पॉजिटिव पार्टिकल बोल रहा हूँ ना मैं तो, पॉजिटिव पार्टिकल सॉरी, फिर तो वही है होगी ना, सर। तो वही आपने होगी बोला। जो, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन, इसमें बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसी तरीके के। तो देखो भाई, अभी अब देखो इसमें करना क्या है आपको, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख लिया आपने तीनों को। तो देखो इसमें क्या होता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड और करंट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेके बात कर रहा हूं मैं भी, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेके बात कर रहा हूं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी होगी, उसी डायरेक्शन में करंट की भी डायरेक्शन होगी। होगी नहीं होगी ये बताओ? ठीक है बात, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव हाँ चार्ज सर। पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी भी होगी और उसी डायरेक्शन में करंट की भी डायरेक्शन होगी। तो अगर मैं कहूं, अगर मैं इनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख के कहूं कि जो मेरी फोर फिंगर है, फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। हम ये कहें कि जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर जो है वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? फोर फिंगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की। फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड की। जो सेंट्रल फिंगर है, जो सेंट्रल फिंगर है, सेंट्रल फिंगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है करंट की, या करंट फिर की। मान लो वेलोसिटी की जिसमें पार्टिकल जा रहा है आपकी। ठीक है, अभी पॉजिटिव पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, या हम सीधे बस यही लिख लेते हैं कि भाई करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जो थंब होगा ना आपका, जो थंब है, थंब किसकी डायरेक्शन को मैग्नेटिक रिप्रेजेंट फोर्स। करेगा? हाँ, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आ गया रूल समझ में? बस इसके जब आप न्यूमेरिकल करो तब ये ध्यान रखना कि जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, जब रूल अप्लाई यस करो सर। तो ध्यान रख लेना चार्ज पार्टिकल कैसा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज हो जाएगा। सो रिपीट कर देता हूं मैं रूल को, क्या रूल है, आपको लेफ्ट हैंड लेना है अपना। अच्छा इसको ऐसे याद रख सकते हो, ई एम आई, ई एम आई, एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स होता है, ओ सॉरी, ई एम आई, एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है, आई मतलब करंट होता है। तो फोर फिंगर तो आपको रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है, और सेंट्रल फिंगर रखनी है करंट की डायरेक्शन में। तो जो थंब है वो आपके किसकी डायरेक्शन को शो करेगा? फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। ये होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब सेकंड जो रूल है यहाँ पर, एक और रूल है इससे एसोसिएटेड ही, वो रूल है यानी यही फोर्स की डायरेक्शन निकालने का सेकंड रूल है, ये होता है राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, ये है राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं बताता हूँ आपको। राइट हैंड पाम रूल में क्या करते हैं, जैसे अपनी हथेली आप इस तरह से खोल लो, ठीक है, और हथेली में इस तरह से देखो, मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। ये तो हमारा थंब हो गया, ये फिंगर्स हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, राइट हैंड की हथेली को ऐसे खोल लेना है। ये राइट हैंड की हथेली को खोल लिया हमने। तो राइट हैंड की हथेली खोलने के बाद जो फिंगर्स है आपकी, ठीक है,
ये राइट हैंड पाम रूल लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, राइट हैंड का, ये राइट हैंड को इसे खोल लेना है। राइट हैंड को खोलने के बाद ये अपना पाम हो गया इधर ना। तो जो फिंगर टिप्स हैं, फिंगर टिप्स तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये ऐसे रखना है आपको, ठीक है। तो फिंगर टिप्स तो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो थंब है, थंब शो करेगा वेलोसिटी ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ये, ठीक है। तो ये जो पाम जिस तरफ है ना, ये देखो मेरा पेन देखो, आपको दिख रहा होगा, मार्कर मेरा दिख रहा है। ये बाहर की तरफ जो डायरेक्ट, जिस तरफ सर आपका पाम हो रहा है, ये इस तरफ जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन होगी फोर्स की। समझ में आया, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, हाँ सर। वेलोसिटी किसकी है, ये पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी, पॉजिटिव चार्ज की वेलोसिटी है। फिंगर टिप्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये ऐसे हथेली जो बाहर की तरफ आ रही है, ये बाहर की तरफ जो डायरेक्शन आ रही है, ये डायरेक्शन किसकी होगी, फोर्स की होगी। तो ये दो रूल है आपके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। लास्ट टॉपिक इसमें है, वो है लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, लॉरेंज फोर्स क्या होता है कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, जैसे चार्ज पार्टिकल हमने ले लिया Q। सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, एक मिनट, प्लेस्ड नहीं एक्चुअली, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, then it will experiences, okay, then it will experiences force ड्यू टू बोथ, ठीक है, फोर्स ड्यू टू बोथ। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू से, जिसको मैंने बताया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मोशन कर रहा है, ठीक है। यानी जहां भी वो मोशन कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी। और जो टोटल फोर्स होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लॉरेंज फोर्स। समझ में आई बात। सो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हाँ मूव्स इन सर। मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, दोनों में, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ, then it will experiences force due to both, due to both मतलब इन दोनों की वजह से, it will experiences force due to both, and this force is called, and this force is called लॉरेंज फोर्स। जो फोर्स होगा उसको अपन क्या कहेंगे, लॉरेंज फोर्स, ठीक है। अब जैसे मान लो क्यू चार्ज का पार्टिकल है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। क्यू चार्ज का पार्टिकल है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, एफ इजिकल टू क्यू ई, होगा नहीं होगा, बोलो भाई, ठीक है, पढ़ा हुआ है ना आपने। ई जो है वो यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर क्यू चार्ज का पार्टिकल है, मोशन कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का लगेगा एफ इजिकल टू क्यू ई होगा, ठीक है। मोशन ना भी करे तब भी उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, क्यू ई होगा। यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा भी है ना वो चार्ज पार्टिकल, तब भी उस पर जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो होगा, वो क्या हो जाएगा, एफ इजिकल टू क्यू ई हो जाएगा, ये फर्स्ट आ जाएगा। और जो इसके फोर्स की डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी ध्यान रखना। जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होगी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ मान लो ये चार्ज पार्टिकल जो है, ये चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है, और v वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है। और b जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी से चल रहा है, b मैग्नेटिक फील्ड है, और पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल क्या है, q है। तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो क्या आ जाएगा, q, देन v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब ये कह रहे हैं कि जो टोटल फोर्स हाँ होगा, तो सर। टोटल फोर्स क्या होगा, इनके सम के बराबर हो जाएगा। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स देन प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इनके सम के बराबर हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो क्या हो जाएगा, क्यू ई वेक्टर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा,
ठीक है, यहां से हम Q को कॉमन निकाल लें बाहर, तो अंदर आपके पास बचेगा E वेक्टर एंड प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लॉरेंज फोर्स। ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा किसके लिए, लॉरेंज फोर्स के लिए। ठीक है, ये हो जाएगी थर्ड इक्वेशन। सो दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। ओके।